गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, दोनों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, समझने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें एक्शन डूअर के द्वारा होता है। समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं अ वर्ब which requires an object। मतलब कि ऐसी वर्ब जिसको क्या चाहिए होता है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट आवश्यक होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहां पर चाहिए? आफ्टर इट। इट यानी वर्ब, वर्ब के ठीक बाद। और किस लिए चाहिए? टू कंप्लीट। क्या कंप्लीट करने के लिए? जो वर्ब होती है वह अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन को समझेंगे। क्या कह रहा है? एक ऐसी वर्ब, अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स, जिसको जरूरत होती है किस चीज की? एन ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कहां पर? आफ्टर इट, मतलब उसके बाद। उसका मतलब क्या है? वर्ब। ऐसी वर्ब जिसको अपने बाद, जहां पर वर्ब होगी उसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। काहे के लिए? टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। उस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए आपने कहा, एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा द मैन किल्ड। यहां पर हमारा सब्जेक्ट द मैन, हमारी वर्ब किल्ड। अब मैंने क्या कहा कि ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कहां पर? आफ्टर इट, इसके बाद। ऐसी वर्ब, ये वर्ब तो है लेकिन कौन सी वर्ब है? अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, अभी ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कब होगी? जब इसको अपने बाद, आफ्टर इट, इसके ठीक बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, अभी बात पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है। जैसे यहां लिखा है द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, लेकिन आदमी ने किसको मारा, कब मारा, कहां मारा, ऐसी कोई बात यहां पर आगे नहीं कही जा रही है। तो जब हम आगे इस वर्ब के बारे में, वर्ब जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में हम बताएं, यह वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले ले जिस पर वह काम कर रही है। किलिंग का काम किस पर हो रहा है? तो हमने लिख दिया अ स्नेक। अब समझिएगा, यहां पर अ स्नेक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो द मैन किल्ड अ स्नेक। अब इस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तब ऐसी वर्ब को, कौन सी वर्ब? इस वर्ब को, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ओके। इसी प्रकार मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया, द बॉय opened the window। तो यहां पर ओपन क्या है? वर्ब है। और जो भी ओपन हो रहा है, तो ओपन का अपना ये ऑब्जेक्ट है द विंडो। तो जब वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद, तो क्या कहलाएगी वह वर्ब?
ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहां पर किल्ड, यहां पर ओपन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है कि अपने बाद ऑब्जेक्ट को ले रही है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए आपने कहा अदिति मेड अ डॉल। अदिति ने एक डॉल बनाई, तो यहां पर जो मेड ये वर्ब है और इस मेड का ऑब्जेक्ट क्या है? अ डॉल। इसलिए यह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यहां पर मेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो अगर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, उसको अपने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तब वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अगर वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी नहीं होगी। क्लियर? आगे बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव तो आपने समझा कि उसका अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसके बारे में समझें। A verb that does not require an object after it to complete its sense is called an intransitive verb. क्या लिखा हमने? हमने यहां पर लिखा कि एक ऐसी वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती ही नहीं है। कहां पर? आफ्टर इट। ये अपने बाद इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर पड़ती ही नहीं है। काहे के लिए? टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसका सेंस पूरा निकलता है। इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल आइए देख लेते हैं, सब एग्जांपल्स आर देयर। जैसे मान लीजिए हमने कहा, पहला एग्जांपल लेते हैं। द मैन हैज डाइड। इसका मतलब हुआ आदमी मर गया। अब यहां पर देखें, ये जो मैन है आपका, द मैन, ये सब्जेक्ट है और ये आपका हैज डाइड वर्ब है। ठीक है, इसमें डाइड जो है मेन वर्ब है। अब इसके बाद इसने अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, और जब इसने अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तब क्या होगा? यह वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, यह इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी? इनट्रांजिटिव वर्ब। समझिएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने कहा सी स्माइल्ड। स्माइल यानी मुस्कुराना। अब इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है ना। उसके पहले ही इसका सेंस कंप्लीट है, इसलिए यह वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है। तो साइन तो हो रहा है, ठीक है, ये वर्ब है। कौन सी वर्ब? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। सूर्य चमकता है। अब इसमें और आगे कुछ कहने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। दैट्स वाई हियर डाइड, स्माइल्ड एंड साइंस, ये क्या है? सारी की सारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आइए हम यहां पर ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली वर्ब का यूज कैसे होता है इस चीज को समझ लें।
ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें वर्ब ट्रांजिटिवली यूज्ड होगी, और यहाँ हम ऐसे सेंटेंस लेंगे जहां पर आपकी वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज्ड होगी, है ना। हम सेम सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने कहा रिंग द बेल। समझिएगा, यहां पर रिंग क्या है? वर्ब है, ठीक है। यह आज्ञा सूचक सेंटेंस है जिसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहां यू हिडन है, मतलब यू रिंग द बेल। तो यहां पर वर्ब और इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट, बजाना है द बेल। समझिएगा, मतलब बेल बजाओ। तो यहां पर ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो वह वर्ब जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क करे, क्योंकि बजने का काम क्या होगा? बेल पर होगा, है ना। इस प्रकार से भी समझे। तो यहां पर यह वर्ब कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, मतलब रिंग यहां पर ट्रांजिटिवली यूज्ड की गई है। क्लियर? परंतु मान लीजिए मैं इसी को कह देता हूं, समझिएगा, सेम सेंटेंस मैंने कह दिया द बेल रैंग लाउडली। समझिएगा, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट तो है, ये वर्ब भी है, नो डाउट, लेकिन वर्ब जो है, वर्ब जिस पर काम करने जा रही है, या इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यह एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, हमेशा ध्यान रखें। लेकिन यहां लाउडली क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसलिए इस वर्ब का अपना खुद का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव है। यहां पर रैंग इंट्रांजिटिवली यूज की गई है, यहां पर उसी का फर्स्ट फॉर्म रिंग ट्रांजिटिवली यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल, इस एग्जांपल से भी समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। समझने की कोशिश करिए। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर ने ट्रेन को स्टॉप किया। अब स्टॉप, ये जो वर्ब है, यह वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है द ट्रेन, क्योंकि स्टॉप क्या होगा? ट्रेन। स्टॉपिंग का काम किस पे होगा? ट्रेन। जैसे यहां बजने का काम बेल पे हुआ था, है ना। बेल ना हो तो रिंग नहीं होगा, ट्रेन ना हो तो स्टॉप नहीं होगी। तो ये जो वर्ब है, क्योंकि इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह वर्ब ट्रांजिटिवली यूज्ड की गई है। क्लियर? परंतु मान लीजिए मैं इसी को कह देता हूं, इसी सेंटेंस में मैं कह देता हूं The train stopped suddenly. तो यहां पर वर्ब तो है, नो डाउट, यहां भी स्टॉप्ड है, यहां भी स्टॉप्ड है, परंतु यहां पर समझिए जिसको स्टॉप होना है वह पहले है ना, क्योंकि यहां पर डूअर भी नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में डूअर होता है। ट्रेन को स्टॉप कौन कर रहा है? ये नहीं है। यहां पर ट्रेन को स्टॉप करने वाला ड्राइवर है, यहां रिंग को बजाने वाला यू है, जो अंडरस्टूड है, हिडन है। लेकिन यहां पर ट्रेन को स्टॉप करने वाला कोई नहीं है, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एडवर्ब है। तो एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे यहां पर बेल क्या है? नाउन, घंटी, है ना। यहां पर ट्रेन क्या है? नाउन, गाड़ी। समझिए। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही स्पोक द ट्रुथ, या प्रेजेंट में कर लें ही स्पीक्स द ट्रुथ। द ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, है ना, और ट्रुथ के साथ में द का प्रयोग जरूर होता है। चलिए, तो यहां पर स्पीक आपकी वर्ब है, लेकिन इस स्पीक का अपना ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि यहां स्पीक करने वाला डूअर है ही, और वह स्पीक क्या कर रहा है? द ट्रुथ, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी तो वह क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? अब अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख दूं, हमने कह दिया
ही स्पीक्स, जब हम धीरे से बोलते हैं बहुत लो वॉइस में, तो उसके लिए एक शब्द होता है विस्पर। ही स्पीक्स विस्परली, वह धीरे से बोलता है। अगेन यहां पर एडवर्ब है। ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब ही होगा, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें। यहां पर एडवर्ब तो है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब किसी वर्ड में एल वाई लास्ट में लगा हो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वह काम करने का तरीका बताता है। जैसे बेल बजी, उसका तरीका क्या था? लाउडली। ट्रेन स्टॉप हुई, उसका तरीका क्या था? सडनली, अचानक से। जो बोला गया, जिसने बोला उसने क्या बोला? विस्परली, मतलब धीरे से, है ना। तो यहां पर ये है तो एडवर्ब, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि इंट्रांजिटिव वर्ब तभी होगा जब वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा आपको समझना भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पर वह वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। मतलब सेम वर्ब देखिए आप, तीनों जगह, यहां भी रिंग, यहां भी रिंग, यहां भी स्टॉप, यहां भी स्टॉप, यहां भी स्पीक, यहां भी स्पीक, लेकिन जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या हो जाता है? वहां पर वह इंट्रांजिटिव हो जाती है, अदरवाइज ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल से समझें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, क्या कहा? द हॉर्स किक्ड द मैन। क्या कहा? द हॉर्स किक्ड द मैन। तो यहां जो किकिंग है, करने वाला कौन है? हॉर्स, डूअर है ना। किक कर रहा है। अब किक किसको कर रहा है? द मैन को। तो किक द मैन, तो ये आपकी वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इसी प्रकार मैं इधर कह दूं, हमने कह दिया द हॉर्स नेवर किक्स, तो यहां पर वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पर कह दूं द हॉर्स नेवर किक्स द मैन, तब यही वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहां पर लिखा है द हॉर्स नेवर किक्स। मैंने यहां पर आगे कोई शब्द नहीं लिया है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि एडवर्ब आने बस की बात नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट ना हो तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से किसी वर्ब को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली कैसे यूज किया जाता है आपने यहां पर देखा। क्लियर? आइए कुछ हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। डुअल ऑब्जेक्ट वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेते हैं। देखें, हमने कहा द फादर gave him a watch। समझिएगा, यहां पर वर्ब, ये जो वर्ब गिव है इसका ऑब्जेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के बाद जब डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जो गिविंग का काम है वो है हिम पर हो रहा है। हिम, अब ये क्योंकि फादर है तो यहां पर हिम उसका सन होगा, बेटा होगा, बेटी, बेटी तो नहीं, बेटा हिम है ना। और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा अ वॉच। यहां दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब ध्यान दें, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दिया क्या जा रहा है? वॉच, है ना। लेकिन अब दिया किसको जा रहा है? हिम को दिया जा रहा है। तो इसको समझ लेना जरूरी है कि जब ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग वाला ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग वाला ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान दें, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। मैंने कहा था कि वर्ब के बाद जब डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने कहा, हमने कहा he told me a secret।
समझिएगा, यहां पर मी है ना, ये वर्ब है, वर्ब का ये प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट और ये नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों ये? क्योंकि यह नॉन लिविंग है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसके क्रम को भी चेंज कर सकते हैं, समझे? जैसे आप इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, He told a secret to me। जब कभी भी लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में जाता है तो हम टू का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। यह ग्रामेटिकल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इस सेंटेंस को आप देखें तो ये हो जाएगा द फादर या माई फादर गिव अ वॉच टू हिम। समझिएगा, जब भी लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे तो बीच में टू का प्रयोग जरूर होगा, और अगर लिविंग पहले आ गया तो हम टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं, अभी आपने देखा कि हम वर्ब सेम वर्ब को ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनट्रांजिटिव के फॉर्म में होती हैं। जैसे verb those are always in intransitive form, जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव फॉर्म में होती हैं, ऐसी वर्ब की मैं बात करता हूं। जैसे कम, ध्यान से समझिएगा, कम कम का कभी भी ट्रांजिटिव फॉर्म नहीं होता। इसी प्रकार गो का कभी भी ट्रांजिटिव फॉर्म नहीं होता। इसी प्रकार फाल, इसी प्रकार डाई, इसका एग्जांपल तो एक बार पहले आ भी चुका है, डाई। इसी प्रकार स्लीप, इसका भी एग्जांपल आ चुका है, स्लीप हो गया। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, ठीक है? इसी प्रकार लाई, लाई हो गया, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है? इसी प्रकार जैसे आपने कहा थिंक, इसी प्रकार आपने कहा फ्लो, ठीक है? चलिए एक और भी तरीका है इनट्रांजिटिव को समझने का, कि जब कोई भी एक्शन डूअर पर ही हो रहा हो, ऑब्जेक्ट पर ना हो, डूअर पर हो रहा हो। जैसे हमने कहा फ्लो, तो एयर क्या होती है? स्वयं ही फ्लो होती है ना? उसका इंपैक्ट किसी और पर नहीं पड़ता, तो फ्लो क्या होगी? इनट्रांजिटिव हो। थिंक, सोचना, कहीं बाहर किसी और पर तो सोचना नहीं, सोचना स्वयं ही से ही होता है, इसलिए इनट्रांजिटिव। लाई, झूठ बोलना, स्वयं ही कोई बोलेगा, है ना? इसी प्रकार ब्लो, हवा का बहना, स्वयं ही हवा बहेगी, है ना? तो वह किसी पर बहती नहीं है, स्वयं ही बहती है। तो इसी प्रकार कोई आता है, स्वयं ही, कोई जाता है, स्वयं ही, कोई गिरता है, स्वयं ही, है ना? कोई मरता है, स्वयं ही। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से जहां पर डूअर पर ही सारा का सारा इंपैक्ट पड़े, वह वर्ब क्या होगी? इनट्रांजिटिव। तो ये इनट्रांजिटिव है। और भी हैं, सभी की लिस्ट बताना संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से एक हिंट है समझने के लिए। क्लियर? एक चीज और यहां पर समझे, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए दो शब्दों को आप ध्यान रखें। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है व्हाट और दूसरा है हु। इन दो शब्दों को आप ध्यान रखें, काहे के लिए? हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये दो शब्द हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, हमने कहा
सी गेव मी सम एप्पल्स। चलिए देख लेते हैं, वर्ब से व्हाट या होम का क्वेश्चन कर लें। सी गेव मी व्हाट, तो इसका आंसर निकल के आएगा सम एप्पल्स। तो सम एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करिए, सी गेव मी व्हाट, तो आंसर क्या निकलेगा? सम एप्पल्स। ठीक है, इसी प्रकार सी गेव होम, सी गेव होम, तो क्या निकलेगा? सी गेव मी। समझिएगा, तो इस प्रकार से ये क्या निकलेगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। समझिएगा, तो द टीचर टोल्ड व्हाट, टीचर ने क्या टोल्ड किया, क्या बताया, तो निकल के आएगा स्टोरी। इसी प्रकार हमने कहा द टीचर टोल्ड होम अ स्टोरी, स्टोरी किसको बताई? होम, तो क्या निकल के आएगा? अस, हमें बताई। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। क्लियर? अगर ये बात क्लियर ना हुई हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कहा इंट्रोगेटिव ले लेता हूं, कैन यू गिव मी अ डोजन एग्स? क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या तुम मुझे 1 दर्जन अंडे दे सकते हो? कैन का प्रयोग हुआ है। अब यहां व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, व्हाट कैन यू गिव मी, आप मुझे क्या दे सकते हो? व्हाट कैन यू गिव मी, तो आपका आंसर निकलेगा क्या दे सकते हो? अ डोजन एग्स, 1 दर्जन यानी 12 अंडे। इसी प्रकार अगर हमने ये कहा कि होम कैन यू गिव अ डोजन एग्स, 1 दर्जन अंडे किसको दोगे, तो निकल के आएगा मी, मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। जो नॉन लिविंग होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग होगा वह इनडायरेक्ट। मैंने कहा अगर लिविंग बाद में जाता है तो टू का प्रयोग जरूर होगा। मतलब कैन यू गिव अ डोजन एग्स टू मी, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।